सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सकानी आपका हमारे चैनल पर इन्वेस्टमेंट पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आज का मेरा वीडियो है वो बेसिकली होने नहीं वाला केबीसी के ऊपर, बेसिकली ना वही क्रैश के ऊपर होने वाला है, वो होने वाला बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। ठीक है, सो मीन्स ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमारी पूरी इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो अगर ये बैंकिंग सेक्टर ही क्रैश हो गया या फिर कुछ बैंक के बैंकरप्ट हो सकती है, सो जो हमारे क्राइसिस है, कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है वो थोड़ा और वर्स हो सकता है, उसमें जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती है। ठीक है, सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली बैंक क्या बैंकरप्ट हो सकते हैं, क्या बैंक क्रैश हो सकते हैं। मीन्स आपको इस वीडियो से बैंक के बारे में कुछ, मीन्स बैंक कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानने मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी जानने मिलेगा कि मीन्स बैंकिंग सेक्टर में क्या नए रूल्स आने वाले हैं जिसकी वजह से बैंक बैंकरप्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये रीज़न भी पता चलेगा कि क्यों जब भी कोई भी क्रैश होता है तभी आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली जब बॉटम डाउन हो जाता है तभी मीन्स आपको बहुत सोच समझ के स्ट्रॉन्ग बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो बैंक क्रैश भी हो सकती है और बैंक बैंकरप्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि कैसे हो सकती है। सो अभी बैंक के स्टॉक क्रैश कैसे हो सकते हैं। एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर बैंक की जो अर्निंग्स है, बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं वो अगर कम हो जाए तो बैंक के स्टॉक क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जो स्टॉक प्राइस है वो मेनली जो स्टॉक की अर्निंग्स है उसको फॉलो करता है। अगर अर्निंग्स बढ़ेगी तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ने वाला है। ठीक है, सो इसके हिसाब से अगर बैंक की अर्निंग्स और बैंक के प्रॉफिट गिरे तो बेसिकली बैंक के स्टॉक क्रैश हो सकते हैं। सो अब ये जानने के लिए कि बैंक के स्टॉक क्रैश हो सकते हैं कि नहीं, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि बैंक अर्निंग्स और प्रॉफिट कैसे कमाती है। ठीक है, सो अभी हम जानेंगे कि मीन्स बैंक पैसे कैसे कमाती है। सो समझ जाइए मैं बैंक हूँ बराबर, और ए साइड एक बंदा है वो है ए बंदा, और ए से दूसरा बंदा है वो है बी बंदा। ठीक है, सो अभी ए वाले बंदे को कुछ पैसा सेव करना है। सो वो कहीं पे डिपॉजिट करना चाहता है। मैंने उसका भाई क्या बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट खुलवा के दिया। सो अभी वो मेरे पास अपना पैसा डिपॉजिट करवा देगा। समझ जाए, उसने मेरे को 1 लाख रुपया दिया बराबर। सो अभी इस बंदे ने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करवाया और उस पर मैं उसको 2 से 3% का इंटरेस्ट दूंगा। यानी 1 लाख पे 2 से 3% कितना होता है, 2000 से 3000। ठीक है, सो अभी हर वर्ष मैं उसको 2 से 3% का इंटरेस्ट दे दूंगा। उसने मेरे को पैसा दिया। अभी ये जो पैसा है इसको मैं किसी और बंदे को दूंगा। ये जो बी वाला बंदा है इसको पैसे की जरूरत है और ये बंदा मुझे बोलता है कि मैं तेरे को 7% इंटरेस्ट दूंगा। सो अभी मैं क्या करूंगा, इससे मैंने 3% के दाम पे पैसा उठाया 1 लाख रुपया, और अभी 1 लाख रुपया मैं इसको दे दूंगा 7% के दाम पे। ठीक है, सो अभी ये बंदा मेरे को 7% का इंटरेस्ट देगा। सो अभी 1 लाख का 7% कितना होता है, 7000 रुपया। सो ये मेरे को 7000 रुपया देगा और इसको मेरे को 3% देना पड़ेगा। कितना दूंगा, 3000 रुपया दूंगा। सो 7000 माइनस 3000 करूंगा, सो 4000 रुपया बचते हैं जो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है, सो बैंक बेसिकली ऐसे प्रॉफिट कमाती है। उसके जितने भी डिपॉजिट हैं वो उस डिपॉजिट को बेसिकली लोन कर देती है, और लोन का जो अमाउंट रहता है बेसिकली जो मीन्स लोन पे उनका जो इंटरेस्ट मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है जितना उनको डिपॉजिट में इंटरेस्ट देना पड़ता है। यानी समझिए उनके पास 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, उस पर वो लोग को समझिए ऑन एवरेज सब मिला के, एफडी मिला के, देन करंट अकाउंट मिला के, सेविंग्स अकाउंट मिला के, सब कुछ मिला के तकरीबन 4 से 5 या 6% इंटरेस्ट देना पड़ता रहेगा। लेकिन ये लोग को जो लोन से इंटरेस्ट मिलता है वो तकरीबन में भी 7% होगा, 8% होगा, 9% होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इनको ऐसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो ये जो लोन देने का बिजनेस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मीन्स उसमें हमें पता नहीं रहता कि ये बंदे को मैंने लोन दिया तो क्या मुझे वो रिपे कर पाएगा, वो क्या मीन्स डिफॉल्ट तो नहीं करेगा मेरे लोन के ऊपर। ठीक है, सो इसलिए मीन्स ये जो रिस्क होता है इससे बचने के लिए बैंक को थोड़ा पैसा साइड में रखना पड़ता है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोविजन नोट। यानी बैंक को जितना भी लोन दिया है उसका कुछ ना कुछ अगर ऐसा लगता है कि वो बंदा डिफॉल्ट करने वाला है, यानी वो जो बंदा जिसको लोन दिया है वो वापिस पैसा नहीं दे पाएगा, सो हमें थोड़ा पैसा, यानी बैंक को बेसिकली थोड़ा पैसा साइड में रखना पड़ता है। उसको हम बोलेंगे प्रोविजन। ठीक है, सो मीन्स ऐसा नहीं होता कि मीन्स आपने जब भी किसी को लोन दिया सो आपको रखना पड़ेगा। जो प्रोविजन रखने की सिचुएशन है वो खाली कभी कभी होती है, और अभी हमें पता कैसे चलेगा कि कभी प्रोविजन रखना है, यानी कभी पैसा साइड में रखना है या फिर नहीं रखना है। तो मीन्स आप पहले जान लीजिए कि साइड में पैसा रखना क्यों है, क्योंकि समझ जाए ये जो बैंक है बराबर, तो ये जो बैंक है बेसिकली उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखने पड़ते हैं। मे भी किसी के एफडी वो 7 साल में पकने वाली है, मीन्स मेच्योर होने वाली है, या फिर 6 साल में मेच्योर होने वाली है, 10 साल में मेच्योर होने वाली है। सो मीन्स उसको आने वाले 102 साल में मीन्स उसको बेसिकली पैसा देना पड़ सकता है किसी को। सो इसलिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। सो ये जो बैंक है वो अज्यूम करता है कि जिस बंदे को मैंने लोन दिया है वो मुझे वापस दे देगा और उसे जो पैसा आएगा उससे मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो बंदे डिफॉल्ट कर दिया तो ठीक है, सो अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया बेसिकली तो बैंक आगे किसको पैसा नहीं दे पाएगा। सो इसकी वजह से बैंक की रेपुटेशन खराब हो सकती है और बैंक पे केसेस भी हो सकते हैं, सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो अभी इससे बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अगर उसको ऐसा लगता है, बैंक को ऐसा लगता है कि जो लोन जिसको मैंने दिया है वो डिफॉल्ट करेगा, तो वो लोग पहले से ही थोड़ा पैसा साइड में रख देते हैं। मैं उसको प्रोविजन ही करने के लिए, यानी अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं इस पैसे से बाकी सब खर्च निकाल दूंगा। ठीक है, सो इसलिए बैंक को प्रोविजन की जरूरत पड़ती है। सो अभी हम जानते हैं कि बैंक को प्रोविजनिंग की मीन्स पता कैसे चलता है कि मीन्स कितना प्रोविजन देना है और बेसिकली कौन से लोन पे प्रोविजन देना है। सो इसके लिए बेसिकली एक मेथड होता है जिस मेथड को हम बोलते हैं इनकर्ड लॉस मेथड। ठीक है, सो इसके हिसाब से क्या होता है, इसके हिसाब से बैंक किसी को लोन दे देता है, फिर उसके बाद बैंक आराम से चिल करता है। ठीक है, सो चिल करता है आराम से, एंड फिर उसको ऐसा पता चलता है कि उसने जिसको लोन दिया था उसने 1 महीना या फिर 2 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट किया है।
सो अभी इससे होता क्या है, इससे बैंक को लगता है कि हाँ भाई ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि वो बंदा मुझे पैसा नहीं देगा। सो इससे बैंक उसके हिसाब से थोड़ा पैसा साइड में रख देता है प्रोविजन के लिए। ठीक है, सो अभी प्रोविजन मीन्स बेसिकली वो लोन का पैसा नहीं होता है, बैंक के पास पहले से डिपॉजिट होता है, उसमें से थोड़ा पैसा प्रोविजन के लिए रख देता है। ठीक है, सो मीन्स जो प्रोविजन का जो पैसा होता है वो बेसिकली लोन में से नहीं निकलता, वो बेसिकली बैंक के पास जो डिपॉजिट होते हैं, यानी बंदर ने जितना उसको पैसा दिया रहता है उसी पैसे में से वो थोड़ा पैसा साइड में रख देता है। ठीक है, सो मीन्स अगर कुछ इमरजेंसी आई सो वो यूज़ कर सकता है उसको। सो अभी इसके हिसाब से अगर किसी भी कंपनी ने या फिर किसी भी बंदे ने, इंडिविजुअल ने, किसी ने भी अगर 1 महीना या फिर 2 महीना उसके हिसाब से अगर उसने जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको डिफॉल्ट किया, सो बैंक अभी देखेगा कि हाँ भाई इसने 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया। सो पिछली बार जब किसी ने, ऐसे ही बंदे ने 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया था तब क्या हुआ था, हमें कितने लॉसेस हुए थे। हाँ भाई हमें इतने लॉसेस हुए थे, हमें 1 लाख का लॉस हुआ था। सो हम बेसिकली 1 लाख रुपये साइड में रख देंगे। सो ऐसे बेसिकली बैंक काम करते हैं और ये बेसिकली बहुत अच्छा चलता है, लेकिन तब तक अच्छा चलता है जब तक कोई क्रैश नहीं आता। मीन्स क्रैश नहीं, बेसिकली तब तक कोई रिसेशन नहीं आता, क्योंकि जब भी रिसेशन आता है सो तभी जो पैसे की तंगी हो जाती है और रिसेशन की वजह से जो कंपनियां हैं, जो कंपनी मीन्स बहुत अच्छे शेप में रहती है, बैंक ऐसी कंपनियां जिन पे बैंक को पूरा भरोसा है कि पैसा दे देगी, वो कंपनी भी डिफॉल्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि रिसेशन उसको मजबूर करते हैं डिफॉल्ट करने पे। ठीक है, सो इसी वजह से वो जो कंपनी है, यानी बहुत सारे कस्टमर को एक साथ डिफॉल्ट करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली उनके पास पैसा नहीं रिसेशन की वजह से। ठीक है, सो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सो बेसिकली उन्होंने डिफॉल्ट किया, सो बैंक को बहुत सारा मीन्स अपना डिपॉजिट है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट उसको प्रोविजन के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, सो मीन्स समझ जाए इतना बड़ा डिपॉजिट है उसका, मीन्स लोन दे दिया बहुत सारा और अभी इतना बचा है, तो समझ जाए मीन्स 1 लाख का डिपॉजिट है। मीन्स सिर्फ एग्जांपल के लिए जो डिपॉजिट है वो बेसिकली करोड़ों में रहते हैं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, बैंक के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मीन्स समझ जाइए डिपॉजिट 1 लाख का बराबर। सो भी 1 लाख का डिपॉजिट है, उसमें से 50,000 बैंक ने लोन दे दिया, सो भी 50,000 बचते हैं। तो भी 50,000 अभी वो लोन बैंक को लगता है कि हाँ भाई 50,000 में से मेरे हिसाब से तकरीबन 10,000 का मैं लॉसेस हो सकते हैं। सो वो 10,000 की प्रोविजन रख देते हैं, यानी बेसिकली 50,000 थे डिपॉजिट में, सो अभी 50,000 में से 10,000 रुपये उन्होंने साइड में रख दिया, तो ये डिपॉजिट में बचते 40,000 रुपया। सो अभी 40,000 रुपया उनको ज़रूरत पड़ सकती है कि हाँ भाई अगर किसी बंदे ने अपने सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट से विड्रॉ कर दिए तो इसे उनको ज़रूरत पड़ जाती है। सो इससे वो लोग 40,000 रुपया वहाँ पर रखते हैं। सो अभी हुआ क्या, सो अभी बैंक मीन्स बेसिकली ये लोग डिफॉल्ट करेंगे, सो बैंक के 10,000 रुपये यहाँ पे यूज़ करेगा। सो अभी इससे मीन्स बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी, बैंक के पास डिपॉजिट की कमी हो जाएगी। बैंक अभी जो 40,000 रुपये डिपॉजिट में बचा है उसको दे तो नहीं सकता, क्योंकि भाई लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, अगर लोगों ने पैसे निकाले रिसेशन में सो उनको देना पड़ेगा। सो इसलिए बैंक अभी नया लोन भी नहीं दे सकता। सो अगर बैंक अभी नया लोन नहीं दे सकता तो उससे होगा क्या, सो ये जो बंदे हैं, जो कंपनी है जिनको नया लोन चाहिए, अगर वो लोग को लोन नहीं मिलेगा सो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएगी। सो अगर बैंकरप्ट होगी सो जो रिसेशन है वो और गहरा होता जाएगा, और इसी वजह से मीन्स एक साइकिल जैसे चलते रहता है। बैंक उनको पैसा नहीं देगी, वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, वो लोग बैंकरप्ट हो गए तो बैंक किसी और बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, सो किसी और बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, सो किसी और बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, सो ये वाली बैंक किसी और को पैसा नहीं देगी, फिर ये किसी और को पैसा नहीं देगी, सो ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। सो फिर ऐसे बेसिकली साइकिल पूरा चलते रहता है, और इसी वजह से जो रिसेशन है वो और गहरा होता जाता है, और तब ऐसे मामले में सरकार को आना पड़ता है और सरकार को सब बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है। और अगर हम इसके लाइव एग्जांपल की बात करेंगे तो हमें ऐसा लाइव देखने मिला था जब यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, सो मीन्स जब वहाँ का जो हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था तब हमें बिल्कुल ऐसे देखने मिला था। सो अगर आपको पता नहीं है कि हाउसिंग बबल बस्ट कैसे हुआ था, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक ऊपर आई बटन में। ठीक है, सो मीन्स अभी इतना बड़ा क्राइसिस इसी चीज़ की वजह से हुआ था, यानी यूएस का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का वो इसी चीज़ की वजह से हुआ था। सो अभी लोगों को डर लग रहा था कि ऐसे वापस ना हो, सो इसलिए उन्होंने अपना रूल था, जैसे मैंने आपको बताया इनक्लूड लॉस मेथड था उनका बेसिकली, कि हम लोग भाई इतना प्रोविजन रखेंगे, सो उसको चेंज कर दिया। सो अभी आपको पता नहीं कि चेंज क्यों किया, उसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, और उन्होंने नया मेथड लाया है। कौन सा मेथड लाया है? उन्होंने बेसिकली एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल लाया है। ठीक है, सो अभी नए मॉडल के हिसाब से क्या होता है समझ जाए। मीन्स एक बंदा है, उसको लोन चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं बैंक हूँ बराबर, तो मैंने उसको लोन दे दिया। ठीक है, सो अभी उसको मैंने 1 लाख का लोन दिया। सो अभी मुझे पता लगाना है कि भाई इससे मेरे को कितने का लॉसेस हो सकते हैं। मैं उस बंदे का क्रेडिट स्कोर देखूंगा, मैंने उसको कितने टाइम तक लोन दिया वो देखूंगा, देन इकोनॉमिक फैक्टर देखूंगा, देन ये सब चीज़ें मैं देखूंगा, देन उसके बाद मैं पता करूंगा कि वजह से मुझे कितना लॉसेस हो सकते हैं। समझ जाए मैंने 1 लाख का लोन दिया और मुझे पूरा मेथड, पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करके पता चला कि भाई वो बंदा मेरे पैसे दे नहीं पाएगा, तकरीबन 50,000 रुपया नहीं दे पाएगा, सो 50,000 रुपया मैं उसको प्रोविजनिंग में रख दूंगा। ठीक है, सो अभी ऐसे हम नए वाले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें साइड में कितना पैसा रखना चाहिए। सो अभी जो आरबीआई है, यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो चाहता है कि जो हमारे इंडिया के जो बैंक है वो ये वाला मेथड इस्तेमाल करें, यानी वो जितने भी बंदों को लोन दे उसके हिसाब से वो पैसे को साइड में रखने के लिए, यानी पैसे को प्रोविजनिंग के लिए रखने के लिए वो लोग इस मेथड का, यानी इस मॉडल का इस्तेमाल करें, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, देन उसके बाद वो लोग पैसे साथ में रख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि समझ जाए मैं बैंक हूँ और मैंने उस बंदे को लोन दिया,
तो सबसे पहले इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से मेरे को यही एज्यूम करना पड़ेगा कि वो बंदा मेरे को लोन वापस नहीं दे पाएगा, वो बंदा डिफ़ॉल्ट करेगा, ठीक है। सो अभी इसलिए मीन्स वो बंदा डिफ़ॉल्ट करे या फिर ना करे, मुझे फिर भी उसके लिए थोड़ा सा प्रोविजन रखना पड़ेगा। सो इससे होगा क्या, मीन्स समझिए 1 लाख का मेरे पास डिपॉजिट था, उसमें से मैंने इसको 50,000 का मीन्स बहुत सारे बंदों को लोन दे दिया। सो भी ऐसा भी हो सकता है कि वो जितने भी बंदे हैं वो सब पक्का लोन चुका सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वो सब बंदे पक्का लोन चुका सकते हैं, मेरे को पूरा विश्वास है। सो मेरे को प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये नए रूल के हिसाब से मुझे उनको कुछ ना कुछ प्रोविजन देना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ पैसा साइड में रखना ही पड़ेगा इस नए रूल के हिसाब से, ठीक है। सो इसे होगा क्या, मैं समझिए 50,000 रुपये मैंने उसको दिया। सो भी नए रूल के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा और मुझे तकरीबन 5 से 6,000 रुपया साइड में रखना पड़ेगा। सो इससे होगा क्या, जो मेरा रियल डिपॉजिट था, मैंने 1 लाख रुपया था मेरे पास, 50,000 लोन पे दिया, सो 50,000 रुपया बचता है। सो अभी 6-7 हज़ार रुपया मुझे को साइड में रखना पड़ेगा प्रोविज़न के लिए। सो अभी मैंने 7,000 रुपया उसमें से निकाल दिया। सो अभी 50,000 में से 7,000 जाता है तो कितना बचता है, 43,000 बचता है। सो अभी 43,000 मेरे पास अवेलेबल है। सो अभी मैं ज़्यादा लोन नहीं दे पाऊंगा लोगों को, पहले मेरे पास 50,000 रुपये थे, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 43,000 रुपीज़ है। सो इसलिए मैं अभी बहुत कम पैसे का लोन दे पाऊंगा, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैंक जितने ज़्यादा लोगों को लोन देगा उतना बैंक को प्रॉफिट होगा, क्योंकि बैंक का काम ही है कि इससे सस्ते दाम पे पैसा देने का और उसको महंगे दाम पे पैसा देने का, और बीच का जितना इंटरेस्ट बचता है उतना बैंक का प्रॉफिट होता है। सो अगर ऐसा हुआ कि बैंक को जितना भी लोन देता है उसके ऊपर बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, सो बेसिकली इससे बैंक को लॉसेस हो सकते हैं कि बैंक को समझ जाए 1 लाख खर्चा है बैंक को, लेकिन उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर रख दिया है। उसको ऐसा लगता है कि ये बंदे मेरे को लोन नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से बैंक को लॉसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बैंक की जो अर्निंग्स है वो कम हो सकती है। और ऐसा हुआ भी था JP मॉर्गन बैंक, मीन्स आपने नाम सुना होगा JP मॉर्गन बैंक का। सो उसके लिए ऐसा ही हुआ था, बेसिकली उसने नया वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसको बिलियन से बिलियन ऑफ डॉलर साइड में रखने पड़े, जिसकी वजह से जो बिलियन डॉलर रुपीज़ थे, मीन्स तकरीबन बहुत सारे पैसे थे, वो जो पैसा था वो साइड में बैठा हुआ था, वो कुछ पैसा नहीं कमा पा रहा था, जिसकी वजह से बैंक को उतने पैसे के ऊपर लॉसेस हो रहे थे। यानी बैंक तकरीबन हर एक चीज़ के ऊपर 4% इंटरेस्ट कमा सकता है पैसे के ऊपर, मीन्स बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मीन्स अभी समझ जाए कि 1 बिलियन डॉलर साइड में पड़े हुए हैं। सो अभी बैंक को वो 1 बिलियन डॉलर साइड में पड़ा हुआ है, वो बैंक उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। सो इसलिए बैंक उससे 4% प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। यानी 1 बिलियन डॉलर का 4% कितना होता है, 1 बिलियन डॉलर का 4% तकरीबन 40 मिलियन डॉलर होता है। यानी बैंक को इतना बड़ा नुकसान होगा, यानी नुकसान तो नहीं हुआ बेसिकली, लेकिन बैंक इतना बड़ा प्रॉफिट मिस कर सकता है। सो इसलिए बैंक को नुकसान भी हो सकता है। सो इसलिए जो इंडियन बैंक है वो बेसिकली ये नया मेथड है, नया रूल है, उसको लागू नहीं करना चाहते। वो चाहते कि मीन्स ये जो नया रूल है, जो नया मेथड है, उसके वो मीन्स वो बेसिकली इंडिया में लागू ही ना हो। लेकिन जो हमारा RBI है वो चाहता है कि ये नया वाला रूल लागू हो। सो भी देखना पड़ेगा हमें कि क्या होता है। अगर RBI ने कंपलसरी कर दिया तो बेसिकली सब बैंक को यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये लागू हो गया तो बेसिकली जो बैंक की अर्निंग्स है वो बहुत डाउन जा सकती है, और बेसिकली अगर डाउन चली गई बेसिकली तो उनका जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत नीचे आ जाएगा। सो इसलिए बैंक सेक्टर में क्रैश हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये रूल लागू हो गया तो बैंक सेक्टर में क्रैश हो सकता है। मीन्स अभी आप फिलहाल देख रहे होगे कि मीन्स ये जो रिसेशन चल रहा है उसमें बैंक स्टॉक थोड़े ऊपर जा रहे हैं, मीन्स कोई बैंक स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो मीन्स आपको बेसिकली अभी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिसेशन होता है उसमें बैंक में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो अभी रिसेशन मीन्स अभी सिर्फ चालू हुआ है रिसेशन, अभी हमें पता नहीं कोरोना वायरस कितने टाइम तक रहेगा, कितने टाइम तक ये बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, कितने टाइम तक ये जो मोरेटोरियम था उसको बढ़ा सकते हैं हमारी सरकार, ठीक है। तो मीन्स सरकार कुछ भी कर सकती है। सो इससे बहुत सारे ऐसे अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से मीन्स बैंक को लॉसेस हो सकते हैं। सो इससे मेरे हिसाब से आपको बैंक में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि मीन्स बैंक कैसे काम करती है, प्रोविजनिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे प्रोविजनिंग किया जाता है, और अगर प्रोविजनिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया तो मीन्स उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे US फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। और बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि मीन्स अगर इंडिया में नया वाला रूल लागू हो गया तो बेसिकली जो पूरा बैंक सेक्टर है वो क्रैश कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, आपको मीन्स ऐसे केस स्टडी वाले और वीडियो चाहिए, आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मीन्स इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर मीन्स आपको मीन्स क्या बोलते हैं हर एक सेक्टर का एनालिसिस चाहिए, तो हम ऐसे सब वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन उसको दौड़ दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।